गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो है उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र के द्वारा उपभोक्ता का साम्य ज्ञात करना। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इस टॉपिक में हम दो बातों को जानेंगे। एक तो तटस्थता वक्र क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है। दूसरा ये कि इन तटस्थता वक्रों या उदासीनता वक्रों के द्वारा हम किस प्रकार एक उपभोक्ता का साम्य या संतुलन की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति का तात्पर्य यह है कि वह बेस्ट कंडीशन जिसमें उपभोक्ता रहना चाहता है या वह कंडीशन जिसमें उपभोक्ता कम से कम पैसा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु व सेवाएं खरीद सके, या उसके पास जितना पैसा है वो सारा खर्च तो करे लेकिन उससे मैक्सिमम वस्तुएं प्राप्त कर सके। इसी क्रम में आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिस सब टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, जिसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या MRS भी कहा जाता है। तो वैसे तो मैं आपको MRS के बारे में थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ जब हमने चर्चा की थी उदासीनता वक्रों की विशेषताओं की, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा इसको वाइडली बता रही हूँ। देखिए होता क्या है, आप पढ़ चुके हैं, बार बार बता रही हूँ कि एक उदासीनता वक्र क्या होता है, एक तटस्थता वक्र क्या होता है। दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला एक ग्राफ होता है जो यह बताता है कि इस ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को मिलने वाली जो संतुष्टि है वो इक्वल है। उपभोक्ता किसी भी ग्राफ इसको चुन सकता है, लेकिन जब A से B पर, B से C पर या C से D बिंदु पर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो Y वस्तु को तो छोड़ रहा है और X वस्तु की मात्रा बढ़ा रहा है। लेकिन अगर वह D से C पर, C से B पर और B से A पर जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो X वस्तु का उपभोग कम कर रहा है, Y वस्तु का उपभोग बढ़ा रहा है। क्लियर। अब हम आते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर कि जब वो X का उपभोग बढ़ाता है और Y का उपभोग छोड़ता है तो उपभोग को छोड़ने की जो दर है वो कैसी होती है, या वह X का उपभोग छोड़ता है और Y का उपभोग बढ़ाता है तो X को छोड़ने की दर क्या होती है। क्योंकि जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएंगे तो ऑब्वियसली एक का उपभोग घटेगा, दूसरे का बढ़ेगा। देखिए, अब यहाँ हम आपको प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लिए, जहाँ दर शब्द का यूज होता है वहाँ पर क्या होता है, कोई भी परिवर्तन देखा जाता है या किसी भी घटना का या किसी भी आर्थिक घटना का अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ दर बात आ जाती है वहाँ पे मतलब होता है प्रति इकाई। जो भी अध्ययन करना है वो प्रति इकाई करना है कि पर इकाई पर इकाई पर इकाई चेंजेस पे क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ें बताने जा रही हूँ। x की y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या y की x के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब है MRS XY और यहाँ पे मतलब है MRS YX। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर हमने दो उदासीनता वक्र बनाए हैं। ठीक है, इसका नाम IC1 है, इसका नाम IC2 है। यहाँ पर तो हम ये देखेंगे कि प्रति इकाई x की उपभोग बढ़ाने के लिए, प्रति इकाई x का उपभोग बढ़ाने के लिए जब उपभोक्ता IC1 पे ऊपर के बिंदु से नीचे की बिंदु की ओर आता है तो उसे x का उपभोग बढ़ाने के लिए y का उपभोग घटाना पड़ेगा। तो y के उपभोग को घटाने की दर यानी y को प्रतिस्थापित करने की दर कैसी है। एग्जैक्टली सेम चीज हम यहाँ देखेंगे कि जब उपभोक्ता y का उपभोग बढ़ाने के लिए x को जब छोड़ेगा और IC वक्र के नीचे के बिंदु से ऊपर की ओर चलेगा तो y का उपभोग बढ़ाने के लिए जब वो x का उपभोग कम करेगा तो x के उपभोग को कम करने की दर या x के उपभोग को प्रतिस्थापित करने की दर कैसी होगी। क्लियर। और चूंकि हम दर की बात कर रहे हैं तो दर होता है प्रति इकाई पे। देखिए, पहले हम इसकी बात करते हैं। प्रारंभिक उपभोग OX1 OY1 है। x की ये जो दूरी है ये समान दूरी ली गई है, ये एक दूरी जो बीच का गैप हो एक इकाई x को बताता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमने ये जो दूरी है वो एक इकाई y को दर्शाता है। अब आप एक एक करके एक एक इकाई करके एक एक इकाई करके x का उपभोग बढ़ाते जाइए तो आपको y का उपभोग घटाना पड़ेगा।
परिवर्तन देखने के लिए हमें ग्राफ से हॉरिजेंटल और वर्टिकल अक्ष पर यानी एक्स और वाई अक्ष पे क्या करना पड़ेगा, लाइनें खींचनी पड़ेगी। तो आपने क्या देखा, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन आ गई है, लेकिन फिर भी हमें तो परिवर्तन दिख जाएगा कि जैसे जैसे हम x की इस मात्रा को इस मात्रा को इस मात्रा को इस मात्रा को लगातार बढ़ाते जाते हैं तो हमें y की ये वाली मात्रा त्याग करनी पड़ेगी, ये वाली मात्रा त्याग करनी पड़ेगी, ये वाली मात्रा त्याग करनी पड़ेगी, ये वाली मात्रा त्याग करनी पड़ेगी। तो हम क्या देखते हैं कि x की y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर कैसी है, घटती हुई। यानी हम y को छोड़ तो रहे हैं लेकिन घटती हुई दर से छोड़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ देखें तो यहाँ क्या होगा, एग्जैक्टली सेम चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट की तरफ जाएंगे, y का उपभोग बढ़ाते जाएंगे और x का उपभोग घटाते जाएंगे, तो आप देखिएगा कि जिस तरीके से इस पहले वाले चित्र में y का जो उपभोग जो छोड़ने की दर है वो घटती जा रही है, इसी तरीके से यहाँ पर भी x को जो छोड़ने की दर है वो भी घटती जाएगी। देखिए पहले x की ये वाली मात्रा छोड़ी, x1, x2, x3, x4 और x5, ये y1, y2, y3, y4 एंड y5। y की समान मात्राओं को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है x इधर घटता जाता है, ठीक है। तो x पहले इतनी मात्रा में छोड़ा, फिर इतनी मात्रा में छोड़ा, फिर और कम छोड़ा, फिर और कम छोड़ा, फिर और कम छोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप लगातार प्रति इकाई x का उपभोग बढ़ाओ, चाहे लगातार उदासीनता वक्र पर प्रति इकाई y का उपभोग बढ़ाओ, तो हम क्या देखेंगे कि एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उपभोग को घटाना पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पर x का उपभोग बढ़ाने के लिए y का उपभोग घटाना पड़ा है। तो x की y के लिए mRS की दर भी घटती हुई है और y की x के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर भी घटती है। और एक टेक्निक मैंने आपको बताई थी याद रखने के लिए कि जिसके आगे के लिए शब्द आ रहा है उसको हटाना है, उसको घटाना है। क्लियर। तो अब आपके सामने प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है, क्या रीज़न है। देखो सीधा सा मतलब है कि जो वस्तु हमारे पास कम होती है वो हमारे लिए प्रिय होती है, आप जानते हैं इस चीज़ को, और जो वस्तु हमारे पास ज़्यादा होती है हम उसकी परवाह थोड़ा सा कम करते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे जेल पेन हैं, ठीक है, बहुत सारे जेल पेन है, लेकिन आपके पास इंक पेन जो निब वाला पेन होता है वो एक ही है। निब वाले पेन आप शायद नहीं जानते होंगे, तो हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास जेल पेन बहुत सारे हैं लेकिन बॉल पेन एक ही है, और आपके पास दूर दूर तक कहीं कोई चांसेस नहीं कि आपके पास और ज़्यादा बॉल पेन आ जाएंगे। तो आपके लिए वैल्यू किसकी होगी, बॉल पेन की होगी या जेल वाले पेन की होगी? ऑब्वियसली बॉल पेन की होगी, क्योंकि जो वस्तु हमारे पास कम होती है उसकी उपयोगिता हमारे लिए ज़्यादा हो जाती है और हम उसका त्याग कम करना चाहते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ये हुआ है कि जैसे जैसे उपभोक्ता के पास वाई के उपभोग की जो मतलब अपॉर्चुनिटी है वो कम होती जाती है, तो वाई को वो कम छोड़ना चाहेगा। यहाँ पर जैसे जैसे उसके पास एक्स कम होता जाता है तो वो एक्स की कम मात्रा छोड़ना चाहेगा। यहाँ बच्चों थोड़ा सा ग्राफ सही नहीं बनाए क्योंकि सीधी लाइन नहीं आ पाई है। एग्जैक्टली अगर आप स्केल लेके करेंगे तो वो इसलिए भी नहीं आई क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा सा इस टाइप का होना चाहिए था, ये थोड़ा सीधी लाइन हो गया है। तो अगर ये इस टाइप का होगा तो एग्जैक्टली सेम, ये देखिए कम होते गए तो ये इस तरीके से आ जाएगा आंसर, और वही सेम चीज इसके लिए होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। अब आते हैं अपने अगले इस टॉपिक की अगली बात पर। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा उदासीनता वक्र कहाँ से आए, एजवर्थ ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। फिर उदासीनता वक्र क्या होते हैं, उदासीनता वक्रों की क्या क्या विशेषताएं होती है, फिर मैंने आपको प्रतिस्थापन की सीमांत दर बताई। अब हम उदासीनता वक्रों के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। क्लियर। मैंने शुरू के वीडियो में बताया था कि इस टॉपिक में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये क्या होते हैं, फिर उसके बाद में
इन वक्रों का यूज करके उपभोक्ता का साम्य कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो अब हम उदासीनता वक्रों के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। अब हम आते हैं उपभोक्ता के साम्य पर। अब हम चर्चा करेंगे कि उदासीनता वक्रों का यूज करके हम किस प्रकार एक उपभोक्ता का साम्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक कंडीशन रख रही हूँ कि मान लीजिए एक उपभोक्ता है जिसका नाम है ए, वह मार्केट जाता है, ये मार्केट प्लेस है, ठीक है। मार्केट प्लेस में दो प्रकार की वस्तुएं मिल रही है, एक एक्स मिल रही है, एक वाई मिल रही है, क्लियर। जो प्राइस ऑफ एक्स है यानी कि एक्स, एक एक्स की इकाई में मान लीजिए 2 रुपए की मिल रही है और प्राइस ऑफ वाई कितने की मिल रही है, 10 रुपए की मिल रही है, क्लियर, ठीक है। एक उपभोक्ता है वो मार्केट जाता है, ये मार्केट है। मार्केट में क्या है कि उसको केवल दो ही प्रकार की वस्तुएं मिलती है, एक एक्स वस्तु, एक वाई वस्तु, और प्राइस ऑफ एक्स मान लीजिए 2 है, प्राइस ऑफ वाई मान लीजिए 10 है। और उस जो व्यक्ति है ए है, इसके पास मान लीजिए जो पैसे हैं, जो रुपए हैं, वो मान लीजिए वो 50 रुपए जेब में लेके जाता है, उसके पास 50 रुपए हैं, ठीक है। अब हमें इस उपभोक्ता के लिए बेटर कंडीशन ज्ञात करनी है, सबसे सर्वोत्तम कंडीशन ज्ञात करनी है, सर्वोत्तम कंडीशन या उसके साम्य को ज्ञात करना है कि वह कितनी क्वांटिटी ऑफ एक्स परचेज करे और कितनी क्वांटिटी ऑफ वाई परचेज करे और अपने सारे पैसे खर्च भी कर दे, ठीक है। याद रखिए आपको साम्य में क्या ज्ञात करना है। हाँ, एक व्यक्ति है ए नाम का, उसके पास 50 रुपए हैं, वो मार्केट में जाता है, मार्केट में एक्स और वाई वस्तु ही मिलती है, जेड नाम की कोई वस्तु नहीं मिलती है, सिर्फ दो ही वस्तुएं मिलती हैं। तो उसे यह ज्ञात करना है कि अपने 50 रुपए से वो एक्स की कितनी क्वांटिटी परचेज करे, कितनी इकाइयाँ परचेज करे और कितनी वाई की परचेज करे, जबकि वाई और एक्स की कीमतें भी दे रखी है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि वो कितना एक्स और कितना वाई परचेज करे कि उसे अपनी बेस्ट स्थिति मिल जाए। तो यही क्या होगा, उपभोक्ता का साम्य होगा, और हमें वही ज्ञात करना है कि कितनी एक्स और कितनी वाई ज्ञात करे, क्लियर। अब कितनी एक्स और कितनी वाई ज्ञात करें, इसके लिए हमें दो वक्रों की आवश्यकता होगी या दो कंडीशंस की आवश्यकता होगी। पहली कंडीशन के लिए मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर वो सारे ही 50 रुपए इस पर खर्च कर दे, एक्स वस्तु पर खर्च कर दे, तो वो कितनी इकाइयां एक्स की खरीद सकता है, 50 भाग 2 लगाइए 25। मैक्सिमम वो अपने सारे रुपए खर्च करके एक्स की 25 इकाइयां खरीद कर सकता है, क्लियर। लेकिन क्वांटिटी ऑफ वाई कितनी करेगा उस कंडीशन में, 0। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो सारे ही 50 रुपए वाई पर खर्च कर दे, तो कितनी क्वांटिटी ऑफ वाई परचेज कर सकेगा वो, 5, ठीक है, 5 खर्च कर लेगा। लेकिन उस कंडीशन में एक्स कितनी करेगा, 0। ये इसकी जो कंडीशन है, ये जो स्थिति है, ये एक्सट्रीम स्थिति है, ठीक है। ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है कि ऐसा हो सकता है कि या तो सारे रुपए वो क्या बोलते हैं एक्स में खर्च कर दे तो 0 क्वांटिटी ऑफ वाई परचेस करेगा, या सारे ही रुपए वो वाई पर खर्च कर दे तो 0 क्वांटिटी ऑफ एक्स परचेस करेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए कि हमें एक बेटर कंडीशन ज्ञात करनी है कि वो कुछ मात्रा एक्स की भी परचेस कर ले, कुछ मात्रा वाई की भी परचेस कर ले और अपनी बेटर कंडीशन में रहे। तो बच्चों इसके लिए हमें दो चीज़ें काम में लेनी पड़ेगी। पहला तो होगा तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र काम में लेने पड़ेंगे, जो क्या बताते हैं कि उपभोक्ता ऊंचे से ऊंचे उदासीनता वक्र पर पहुंचना चाहता है, जिसका मतलब क्या हो गया, उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु खरीदना चाहता है, क्लियर। दूसरी बात एक बजट लाइन का या कीमत रेखा का, कि उपभोक्ता खरीदना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उस खरीदने पर कंट्रोल किसका होता है कि उसके जेब में पैसा कितना है, उसका बजट कितना है। तो हम तटस्थता वक्र और बजट लाइन का यूज करके उपभोक्ता के साम्य को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम तटस्थता वक्रों के बारे में जान चुके हैं, अब हमें बजट लाइन के बारे में जानना होगा। तटस्थता वक्र आप मान लीजिए वो कंडीशन है कि ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले। बजट लाइन का मतलब है कि नहीं, इतना ही पैसा है तो यही खरीदना है,
ठीक है। तो हमारी मानसिक स्थिति क्या है, तटस्थ वक्र, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, बजट लाइन, कि हमारे जेब में पैसा कितना है उसके अकॉर्डिंग ही हम परचेज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मैं आपको बजट लाइन के बारे में बताऊंगी, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे उपभोक्ता के साम्य की, क्योंकि उपभोक्ता के साम्य में हमने तटस्थ वक्रों को तो जान लिया, अब बजट लाइन का यूज़ करेंगे, फिर दोनों को एक साथ रख के हम उपभोक्ता के साम्य को ज्ञात करेंगे।